नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शाम के 8 जो है वो बज चुके हैं और समय हो गया हमारा सीटेट 2020 का। तो कल हमने मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और इस पर बेस्ड कुल 15 प्रश्न हम देखेंगे, जिसमें आपके पेडागोजी और एनसीईआरटी दोनों मिक्स जो है वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक आयत की लंबाई L जो है वो दे रखी है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो लंबाई की जो है वो आधी है। इस आयत का परिमाप जो है आपको बताना है कि क्या होगा यदि उसकी लंबाई जो है वो दोगुनी कर दी जाए और इसकी चौड़ाई जो है उसको समान जो है वो रखा जाए। और नीचे जो है आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, आयत की लंबाई L है और चौड़ाई जो है वो लंबाई की आधी है। तो चौड़ाई आप B मान लीजिए, तो आपकी जो चौड़ाई है वो लंबाई की आधी है, यानी कि L/2 आपकी जो है वो चौड़ाई हो जाएगी। अब आगे प्रश्न कह रहा है उसका आयत का परिमाप जो है वो क्या होगा। आयत का परिमाप आप जानते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और प्रश्न में आगे कंडीशन दे रखी, यदि उसकी लंबाई जो है वो दोगुनी कर दी जाए। पहले लंबाई कितनी थी, पहले उसकी लंबाई L थी, बाद में कितनी कर दी गई, बाद में कर दी गई 2L। और प्रश्न में कह रहा है उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए, यानी कि चौड़ाई को L/2 ही जो है वो रखा जाए और लंबाई को 2L रखा जाए। अब आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो क्या आप परिमाप नहीं निकाल पाएंगे? आप बिल्कुल निकाल लेंगे। तो चलिए दोनों में ये जो दोनों वैल्यू हैं वो आपकी परिमाप वाला जो सूत्र है उसमें जो है वो पुट कर देते हैं। तो परिमाप बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 और गुणे लंबाई आपकी कितनी थी 2L और चौड़ाई आपकी कितनी थी L/2। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 2 गुणे अंदर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1, नीचे आप 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 1 2 बार में जाएगा तो 2 को ऊपर से गुणा करेंगे तो 4L यहाँ आएगा और प्लस L यहाँ आएगा। तो ये आपका जुड़ के हो जाएगा 5L और बाहर वाला 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा, यानी कि उत्तर आपका 5L आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो है वो दे रखा है। तो केवल आपको सूत्र में वैल्यू जो है वो पुट करनी थी। प्रश्न आपका बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ कि षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन आपको बताना है सत्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए होते हैं। तीसरा आपसे कह रहा है कि इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता है। और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि षटभुजाकार जो पिरामिड होता है उसके बारे में कौन सा यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। जी हाँ, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार जो फलक हैं उसके साथ इसका षटभुजाकार आधार जो है वो होता है। यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ, जो कि मैंने आपसे पूछा था पिछले वाले वीडियो में, यानी कि सेट नंबर 1 में। और सेट नंबर 1 का उत्तर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हिंदू अरबी सांख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे 1000 सबसे छोटी संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 1000 से नीचे जाएंगे तो आपकी 999 हो जाएगी। अब आपसे ये कहें कि सबसे बड़ी कौन सी होगी 4 अंकों की संख्या, तो आप कहेंगे 9999 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में लिखा है ना 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो टोटल संख्याएं जो है वो निकालनी है। तो सभी निकालनी है, ऐसा नहीं कि इसके बीच में निकालनी है तो आप 9999 को छोड़ेंगे और 1000 को छोड़ेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सभी संख्याएं 4 अंकों की निकालनी है। तो इस 9999 से 1000 को घटाएंगे और एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यहां पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं 1000 के बाद 1001, 1002 यहां से स्टार्ट होगी। घटाने पर क्या होता है, वहां पर जो 1000 जो वैल्यू है वो सिंगल जो है वो काउंट नहीं होता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि 9999 से आप घटाएंगे 1000 को, तो आपका बचेगा 8999।
99 और इसमें आप जोड़ देंगे 1, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 9000। तो ये आपकी कुल संख्याएं होंगी, यानी कि 9000 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 अंकों की होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 9000 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न को पूछने का तरीका एक और होता है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सी होंगी ऐसी संख्याएं, या कितनी संख्याएं होंगी जो 4 अंकों की होंगी, तो वहां पर आपको अलग तरीके से सॉल्व करना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ कि विकास जो है वो 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित जो है वो पढ़ाता है। प्रश्न को समझिए एक बार, उसके बाद ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि, जिसे हम फीडबैक कहते हैं, वो दिया जाए तो वह प्रभावी होता है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन जो है वो करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो कौन सा है, ये आपको जो है वो बताना है। तो प्रश्न आपने समझा कि 56 विद्यार्थियों की एक कक्षा को विकास नाम एक टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, और उनका ये मानना है कि फीडबैक अगर तुरंत ले लो बच्चे का कि बच्चे ने क्या सीखा है, उसके लिए 10 अंकों की एक छोटी सी परीक्षा करा दो, तो उससे पता चल जाएगा कि बच्चे ने क्या सीखा है। तो यही प्रश्न में पूछा गया है कि प्रभावी तरीके से जो फीडबैक देने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो कौन सा होता है। ये आपने प्रश्न समझा। चलिए अब देखते हैं 4 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने जो उत्तर हैं उस पर पहुंचें, और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। क्या यह बेहतर तरीका हो सकता है फीडबैक का। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वह यादृच्छिक रूप से किसी भी कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के जो उत्तर हैं उनकी जांच करने को दें। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों से कहें कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचें। तो अब आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे बेहतर तरीका जो है वो कौन सा होगा फीडबैक प्राप्त करने के लिए। तो बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन कि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन जो है वो कर सकते हैं कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे, और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति जो है वो कौन सी है। इससे क्या होगा, छात्रों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और यही सबसे बेस्ट तरीका जो है वो हो सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न 5वां कि एक शिक्षक आकार जो है वो पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्षेत्र भ्रमण जो है वो सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी जो विषय हैं उनके आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। और चौथा लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, और साथ ही संप्रेषण परक जो कौशल हैं उसमें सुधार के लिए एक बेहतर प्रयास होगा। तो अब आपको बताना है कि यदि कोई टीचर को आकार चैप्टर पढ़ाना है और वो ऐतिहासिक जो स्थान है उनकी भ्रमण की योजना बना रहा है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऐसा जो योजना बना रहा है वो रीजन जो है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए आपने सोच लिया होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो जी बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि आकार जो है वो किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं, और इसी तरह के भ्रमण जो है वो सभी विषयों के आपसी जो संबंध हैं उसको भी जो है वो बढ़ावा देते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न आपका छठा कह रहा है कि एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल जो है 7 होता है। ऐसा आप जानते हैं, जैसे कि 6 है, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होती, 1 होती, तो दोनों का योग 7 होता है। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वलन होगा, ये आपसे जो है यहाँ पर पूछा गया है। और नीचे जो है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से पासे में वलन होगा। वलन का मतलब क्या है, जब आप इसे फोल्ड करेंगे, ये एक्चुअल में जो नंबर लिखे हुए हैं ये खुला पासा होता है। खुला पासा जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए, तब आपका एक कंप्लीट पासा जो है वो होता है।
तो इसमें से आपको बताना है कौन से पासे में वलन होंगे, यानी कि मुड़ने के बाद आपका जो मोड़ है वो बाहर निकला रहेगा या पूरी तरीके से पासा का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न को समझा हमने, अब बात करते हैं उत्तर की। तो आप पहचानेंगे कैसे? प्रश्न में ही आपको यहाँ पर हिंट दे रखी है कि जो विभिन्न फलक हैं उनकी संख्याओं का योगफल 7 होता है। बस ये चारों ऑप्शन आप जो देख पा रहे हैं इनमें से किनमें योग 7 है ये आपको देखना है। तो बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए ये जो पासा आप देख पा रहे हैं, ये खुला पासा जो है इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो किस प्रकार से फोल्ड होगा, थोड़ा सा जूम करके आपको बताते हैं। यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 को आप फोल्ड करेंगे नीचे की ओर, और यहाँ पर जो 6 आप देख पा रहे हैं इसे फोल्ड करेंगे आप ऊपर की ओर। 2 को फोल्ड करेंगे इस तरफ और 5 को फोल्ड करेंगे इस तरफ। तो जब आप 2 को फोल्ड करेंगे इस तरफ तो 2 जो है इस 5 वाले के सामने आ जाएगा। सेम यही चीज जब 3 वाले को फोल्ड करेंगे आप नीचे की तरफ, तब 3 वाले की संख्या के सामने 4 वाली संख्या आ जाएगी और 6 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, जो कि 1 वाली जो संख्या है उसके सामने आ जाएगा। ये चीज आपको इमेजिन करके देखनी है तो आप पासे में भी देख सकते हैं। अब जितने भी आप अपोजिट देख पा रहे हैं इनका योग देख लीजिए, क्या आपस में 7 है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। 2 और 5 का योग 7, 3 और 4 का योग 7, 1 और 6 का योग 7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल जो है वो सही है, जबकि अन्य ऑप्शन में ये रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन 6 जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 7वां कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए जो शिक्षक है वो शुरुआत कर सकता है। पहला है कि इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र जो है उनको स्पष्ट करना। तीसरा है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। और चौथा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल का ज्ञात करना। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सबसे बढ़िया तरीका होगा क्षेत्रफल की अवधारणा यदि आपको पढ़ाना है या टीचर को पढ़ाना है या बच्चों को परिचित कराना है, तो कौन सा सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब आप सोच रहे होंगे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का सूत्र या क्षेत्रफल जो है उसके बारे में सूत्र संबंधी क्यों नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको बच्चे को रटाना नहीं है। एक्चुअल में उसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की आपको अवधारणा यानी कि कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, जो आसपास की वस्तुएं होती हैं। तो इसीलिए आपका हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं एक शुरुआती स्टेज है। ये जो है आपका एक शुरुआती स्टेज है। जब इससे आपने अवधारणा स्पष्ट कर दी उसके बाद आप आएंगे सूत्रों पर। और वैसे भी आप जानते हैं एनसीएफ जो है रटंती विद्या जो है उसको बिल्कुल नकारता है, तो आपका इसीलिए अन्य ऑप्शन भी कट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। तो इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न लाता रहूं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि राजन जो है संख्या जो संक्रियाएं हैं उनको नहीं समझता है, या राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, या राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अक्सर ऐसा करता है, या राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग, ऐसा जो राजन है उसको समस्या आ रही है, उसका रीजन क्या है ये आपको जो है वो बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि राजन जो है वो संख्या संक्रियाओं को जो है वो नहीं समझता है। यही जो है आपका बिल्कुल रीजन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ कि एक समचतुर्भुज जो है उसके विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका परिमाप जो है आपको बताना है। तो समचतुर्भुज जो है इस प्रकार से आपका बनेगा। समचतुर्भुज में ये आपके जो है वो विकर्ण होते हैं, इनकी लंबाई एक की 8 दे रखी है सेंटीमीटर और एक की जो है आपकी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और कह रहा है इसका परिमाप जो है वो बताइए। अब देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है, मतलब सूत्र क्या होता है परिमाप का, 4 गुणे
एक भुजा आपकी होती है। यहाँ पर देख रहे हैं 4 भुजाएं हैं, इसीलिए आपका 4 गुणे भुजा होता है और वो आपका परिमाप जो है वो हो जाएगा। यानी कि आप सूत्र में ये देखिए कि जब परिमाप आपसे पूछा गया है और 4 गुणे भुजा वहाँ पर होता है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भुजा जो है इसकी वैल्यू क्या है, तभी आप परिमाप जो है वो निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा भुजा। तो भुजा जो है उसका सूत्र आप लगाकर यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद परिमाप निकाल सकते हैं। तो भुजा का सूत्र क्या होता है, समचतुर्भुज के लिए आपका होता है 1/2 और अंडर रूट में d1 का स्क्वायर और प्लस d2 का जो है वो स्क्वायर। तो देखिए d1 d2 क्या होता है, d1 d2 आपके होते हैं विकर्ण, यानी कि 8 सेंटीमीटर पहला विकर्ण और 6 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण, यानी कि d1 का मान आप 8 रख देंगे और d2 का मान 6 रख देंगे। अब देखिए सारी वैल्यू पता है, आप यहाँ पर सीधे से वैल्यू पुट कर दीजिए ताकि आप जो है यहाँ से भुजा निकाल सकें। तो 1/2 अंडर रूट में d1 की जगह आप कितना रखेंगे 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से 1/2 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो अंडर रूट में आपका 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 आएगा और 100 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 10 10 जा 100 होता है, यानी कि 1/2 गुणे 10 आएगा। अब इसको काट लीजिए तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ से भुजा का मान कितना आया आपका 5 सेंटीमीटर भुजा का मान निकल आया। निकालना क्या था आपको, परिमाप निकालना था। परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो भुजा आपने निकाल ली क्योंकि चारों ही भुजाएं बराबर थी, एक निकाल ली 5 निकाल ली, यानी कि 4 गुणे 5 करेंगे तो 5 4 जा 20 सेंटीमीटर आपका जो है वो उत्तर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो है वो दे रखा है। ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को जो है आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ कि निम्नलिखित तालिका को ध्यान से जो है वो देखिए और नीचे जो है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बस जो है वो नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय जो है वो लेती है। नई दिल्ली जो है बस 1 जो है इसका समय ये दे रखा है और मथुरा पहुंचने का समय ये दे रखा है। इसी प्रकार बस 2 के लिए ये यहाँ से यहाँ तक समय है, बस 3 के लिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि नई दिल्ली से मथुरा आपको जो है वो बताना है प्रश्न में पहुंचने का सबसे कम समय। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें से आपको इसको घटा लेना है, टाइम का डिफरेंस निकाल लेना है। तो यहाँ 19:15 से आप 0:40 तक निकालेंगे, यानी रात के 40, क्योंकि 19 के बाद आपके यानी कि 12-13 जो बजता है वो आपका दोपहर का बजने लगता है और रात के पूरे जब 23 बज जाते हैं 23:59 उसके बाद 24 जो है वो आपका अगला दिन लग जाता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस निकालेंगे तो पहले वाले में निकलेगा 19:15 से 0:40 के बीच 5 घंटे 25 मिनट, यानी कि आपका बस 1 द्वारा लिया गया समय। बस 2 के द्वारा देखेंगे तो 12:30 से 18, तो 12 से 18 आप देखेंगे तो 13 14 15 16 17 18 6 घंटे आपका ऐसे ही हो रहा है। तो इस ऑप्शन को आपको आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रश्न में सबसे कम पूछा गया और कम में 5 घंटे आपका पहले ही कम आ चुका है। अगला ऑप्शन देखिए तो 16:45 से 21:55 तक आप जोड़ेंगे या उसको क्रम से ले जाएंगे तो आपका ये निकलेगा 5 घंटे और 10 मिनट। तो पहले वाला 5 घंटे 25 मिनट था और बस नंबर 3 का है 5 घंटे 10 मिनट, तो बस नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में जो है वो दे रखा है। तो आपको केवल और केवल कितना करना था कि ये जो डिफरेंस टाइम का दे रखा है ये जो है वो निकालना है और उससे आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि जो है वो ज्ञात हुई। टीचर जो है वो भिन्न पढ़ा रहा है और किसी बच्चे ने ये त्रुटि की कि 1 1 ऊपर जोड़ के 2 लिख दिया, 2 3 नीचे जोड़ के 5 लिख दिया और इस प्रकार उसने भिन्नों का जो है वो योग 2/5 किया। तो गलती तो उसने की है, परंतु प्रश्न में पूछ रहा है कि इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। पहला कह रहा है कि प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्ची जो है उसकी सहायता करें। दूसरा कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तन यानी कि लासा की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। तीसरा कह रहा है कि बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। और चौथा कह रहा है इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे बड़ी होगी वो समझ जाएगी। तो अब आपको बताना है कि इनमें से आप कौन सा तरीका जो है उपचारात्मक कार्य के लिए यानी कि जो इस समस्या से आई उसको दूर करने के
के लिए जो है वो उठाएंगे कदम। तो 4 ऑप्शन है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लघुत्तम समावर्तक जो है इसकी अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता जो है वो करेंगे, क्योंकि ये जो त्रुटि है ये 2 और 3 का उसने एलसीएम नहीं लिया है, इसीलिए जो है इस प्रकार की त्रुटि जो है वो आ रही है। इसलिए सबसे पहले आप उसे एलसीएम जो है वो सिखाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अब इसको आपको सीरियल से लगाना है और आपको माप की अवधारणा विकसित करनी है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, फिर शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, फिर शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा जो वस्तु हैं उनको सत्यापित करते हैं, और चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थी मीट्रिक जो इकाई हैं उनके बीच के संबंध को समझते हैं। तो नीचे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 DCAB जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो मीट्रिक इकाई हैं उनके बीच के संबंध को समझते हैं, फिर उसके बाद आपका जो सबसे पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए जो मानक इकाई हैं उनका प्रयोग जो है वो करते हैं, फिर आपका हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, और सबसे लास्ट में होगा कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए जो अमानक इकाई हैं उनको सबसे लास्ट में जो है वो प्रयोग करते हैं। तो ये आपका सीरियल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ कि NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो नीचे दिए गए कथनों में से उस कथन को चुनिए जो कि उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, आपको बताना है। पहला कह रहा है उसे पढ़ाने की विधि, दूसरा कह रहा है कि आंकिक प्रश्न जो है उनको हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तकों में जो प्रस्तुत सामग्री हैं उनके लिखने का तरीका, और चौथा कह रहा है कि कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप और अभ्यास। तो आपको बताना है जो NCF मानता है गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका है, वो जो है आपको बताना है इनमें से कौन सा सिद्धांत का पालन जो है वो नहीं करता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, मैंने आपको पहले ही बताया था रटंती विद्या पर NCF बिल्कुल नकारता है। तो यही आपका जो है सिद्धांत का पालन जो है वो नहीं करता है। क्यों? यदि आप उसे रटाएंगे सूत्र से तो सोचने और तर्क करने की क्षमता उसमें कहाँ से विकसित होगी, और यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि नीचे इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं और निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण जो है वो करता है। नीचे जो है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, इसके संबंध में कौन सा आपका जो है वो सही होगा, ये आपको बताना है। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि ये जो आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं कीमत के लिए, समय के लिए, इस जो लाइन है इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है कीमत पहले बढ़ी उसके बाद फिर धीरे धीरे घटने लगी। क्या ऐसा है? उसी प्रकार ये जो लाइनें हैं ये इस वाले सभी ऑप्शन में जो है वो दे रखी हैं। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। कहने का मतलब कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जो कीमत है वो बढ़ रही है। जो आप लाइन देख पा रहे हैं ये समय के साथ साथ कीमत बढ़ रही है और इसी प्रकार बढ़ती जा रही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इस लाइन को क्लियर तरीके से परिभाषित करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ 15वां, और इस प्रश्न के बाद हम एक प्रश्न भी पूछेंगे जो कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न जो है वो पूछते हैं, तो लास्ट तक जो है वो बने रहिएगा। ये लास्ट में आपके लिए प्रश्न भी है। तो प्रश्न 15 कह रहा है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। दूसरा कह रहा है कि सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। तीसरा कह रहा है अधिकतर सूत्रों को याद करना या बहुत जल्दी सवालों को हल करना। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। और इसके अलावा चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी सीटेट के लिए आपको प्रैक्टिस सेट डेली मिलते रहें और आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। तो बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है कि सभी प्रकार की जो अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट है, उसको समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि 2:58 साय का जो है वो समय हो रखा है और इससे 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय होगा, ये यहां पर आपसे पूछा गया है।
चार ऑप्शन दे रखे हैं 9:59 सुबह, इसी प्रकार 10:01 सुबह, इसी प्रकार 9:59 साय और इसी प्रकार 9:57 साय। तो आपको बताना है कौन सा इन चारों में से सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसका उत्तर हम अगले वाला पार्ट जो है सेट नंबर 3 उसमें जो है वो देखेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके अलावा सुपर टेट की आपको लाइव क्लास देखनी है तो दोपहर 3 बजे आप देख सकते हैं, जहां पर चैप्टर वाइज कोर्स जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ। साइंस के सभी हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जो सुपर टेट की प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, और सीटेट के लिए ईवीएस की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो इसी के साथ हमारे वीडियो समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।